कबीर सिंह की बात करें तो शाहिद कपूर ने अपने 7 हेयर स्टाइल को उसमें अपना कैरेक्टर बिल्ड किया है। तो कोलाबा में हम लोग घूम रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे आते थे, जो भी एक्टर प्ले कर रहा है उसके कैरेक्टर के हिसाब से हमें वहाँ पे एक्सटेंशन भी लगाने पड़ते हैं। सारी बात एक तरफ ठीक है, बट सरसों के ऑयल में लड़ाई हो सकती है आपके साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधा इंडिया वही यूज़ करता है और वो अब भी चल रहा है कि उनके नेचुरल हेयर कई बार होते भी हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बाल नहीं है और बाल आ जाए। हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है आपका अपने द पॉडकास्ट हिंद स्टोरीज में। यस, तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि किसको स्टाइलिंग पसंद नहीं, किसको अच्छा दिखना पसंद नहीं। आज बाहर निकलो तो आप चेहरे पहचान भी नहीं पाते हो क्योंकि हर किसी के इतने ज़्यादा फिल्टर लगे हुए होते हैं, चाहे स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम हो। बट आज का पॉडकास्ट हम लाए हैं स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, हेल्थ केयर और फिटनेस के बारे में, और हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ, जिनका नाम है इमरान शेख, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में इसी पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बताएंगे। तो बताइए इमरान, कैसे आप? हेलो, मेरा नाम इमरान शेख है। इमरान भाई, कब से इस प्रोफेशन में हैं आप? मुझे 9 ईयर्स हो गए। 9 साल से। काफ़ी लंबा समय हो गया है। कुछ और सोचा था आपने बनने के लिए इससे पहले? एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब वो जो प्लेन होता है ना, सही करने वाला। सही है। फिर इस प्रोफेशन में कैसे आ गए अचानक आप? मुझे शुरू से ही एक स्टाइलिंग का शौक़ था और मैं चाहता था कि मैं एक मॉडलिंग करूं, बट कुछ रीज़न थे उसमें जो मैं मॉडल नहीं बन पाया। कि मेरी हाइट इश्यूज़ थे और फैमिली भी इतना सपोर्ट नहीं करती थी उस चीज़ के लिए। नहीं, मुझे लगता है मॉडलिंग का हाइट का इशू तो होता ही होता है, बट हर जगह बहुत लॉबी है। वो लोग चाहते हैं, मतलब प्रमोट ही ज़्यादा हाइटेड लोगों को करते हैं। और क्योंकि मैंने भी करी है थोड़ी बहुत, तो वो हाइट का इशू सेम वो पूरा क्राइटेरिया बना रखा है ना पूरा उन्होंने। वो। अच्छा इमरान भाई, एक ऐसा सवाल, दिल टूटा कभी? दिल बहुत बाद में टूटा है। मतलब स्टार्टिंग जर्नी से बहुत हैप्पी था और मैं खुद में बहुत खुश रहता था। ये प्रोफेशन में आने से पहले टूटा, आने के बाद टूटा? आने के बाद टूटा। अरे यार, ये कौन थी वो? नहीं तो कोई वो तो नहीं था किसी के बाल बनाए हो और जुल्फों के साथ उसका इश्क का दास्तान स्टार्ट हुआ और फिर उसने बाल हेयर ड्रेसिंग कराने बंद कर दी। और काम के टाइम पे काम और प्यार के टाइम पे प्यार। पर हाँ, ये बात भी सही है वैसे। ये पॉइंट टू बी नोटेड, काम के टाइम पे काम। हाँ, तो पहला सवाल मेरा तो सवाल क्या है इन जनरल, मुझे लगता है मैं 3 साल पहले आपके पास आया था और उस दौरान हेयर कट, क्योंकि मेरे हमेशा से शुरू से लंबे बाल रहे हैं और मुझे बरेली में नहीं लगता कोई अच्छी स्टाइलिंग जानता है, या सब लोग ट्रिमिंग कर देते हैं अपने अपने हिसाब से। तो मैं बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड होकर आया था कि हाँ आपके पास, और बहुत अच्छा हेयर कट हुआ था। तो उसके बाद हम लोग आज मिले और इस दौरान इतनी बातें हुई इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि हम लोग को साथ में ये एपिसोड बनाना है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, और मॉडलिंग का चैप्टर ख़त्म हो गया उसके बाद आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के थ्रू पता है इंस्टा पे कि बॉम्बे भी आपने बहुत सारे कलाकार के साथ काम किया, बहुत सारे मूवी सेट पे भी काम करा। तो थोड़ा मतलब अपने बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने PCM ग्रुप से 12th पास आउट किया था और मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, बट एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे थोड़ा सा लेंथी लगा वो प्रोसेस। छोड़ दिया लेने के बाद आपने? हाँ, एडमिशन लेने के बाद वो छोड़। कौन से कॉलेज में प्लान करा था? मतलब मैंने जामिया मिलिया से किया। हाँ जी। उसके बाद वो छोड़ने के बाद मुझे फैशन की लाइन में ही जाना था। मुझे लगा कि मुझे अंदर से कीड़ा होता है ना कि नहीं, हेयर मतलब कुछ ऐसा ही करना है जो मन की आवाज़ होती है। फिर हेयर ड्रेसर मतलब इंजीनियरिंग तो ये था कि मतलब लोग कर रहे थे तो इसलिए करनी थी, बट एक इनर जो आवाज़ थी वो बाद में समझ में आई कि मुझे कुछ और ही बनना था। तो हेयर ड्रेसिंग के लिए पहले मैं अपनी पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस के लिए गया। ब्लॉसम कोचर एकेडमी से मैंने अपना कोर्स किया है, और जी नेहरू प्लेस पर, ये नेहरू प्लेस पर है। ये अरोमा मैजिक जो कंपनी है ना, वो ही ब्लॉसम कोचर की ओनर है। ब्लॉसम कोचर एक लेडी हैं जिनका नाम है ये जमन की कंपनी है। जी, तो उनकी एकेडमी से जब मैंने कोर्स किया उसके बाद मैं वापस अपने ग्रेजुएशन में आ गया और मैं अपनी स्टडी मेरी कंप्लीट होती रही। साथ साथ चल रहा था, मतलब कोर्स और मेरी एजुकेशन दोनों साथ ही साथ चल रहा था। उसके बाद मेरे बड़े भाई ऑलरेडी हेयर ड्रेसर्स हैं जो कि एक सैलून रन करते थे और काफ़ी अच्छे हेयर ड्रेसर्स हैं। उन्हीं को देख के फिर मुझे लगा कि
असल ज़िंदगी जो है मुझे फ़ैशन की तरफ मतलब एक मन था कि मॉडलिंग करनी है, तो वो इंजीनियरिंग तो करी, साथ ही साथ लगा कि मॉडलिंग में नहीं, कुछ इसमें जाना है। तो वहीं से मैंने ही अपनी जो कोर्स किया था एक पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस का, फिर बाद में मैंने उसी एकेडमी में ही वापस हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया वहाँ से, और इस वाले हेयर ड्रेसिंग के फील्ड में फिर मैं आ गया वहाँ से। असल में कहा जाए कि जो आपके इंस्पिरेशन थे वो आपके भाई थे। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसे मेरा सवाल ये भी था कि बहुत लोग बोलते हैं कि स्टाइलिंग ये है, स्टाइलिंग वो है। मैं ये आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप स्टाइलिंग को डिस्क्राइब करो, तो आपके लिए स्टाइलिंग क्या, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हेयर स्टाइल है बिल्ड अ कैरेक्टर। बिना हेयर स्टाइलिंग के हम किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को हम लोग कहते हैं ना, हम हर किसी की एक इमेज बनी हुई है कि अगर डॉक्टर है तो साइड पार्टिंग के बाल होना चाहिए, या अगर फंकी लड़का है तो स्पाइक होना चाहिए। तो लोगों की ये सोच होती है कि अक्सर मतलब जो उसका कैरेक्टर होगा वही उसका स्टाइल होगा लाइफ में। कहते नहीं, वो एक लोग आमतौर पर कह देते हैं कि देखो वो लोफर जा रहा है, टपोरी जा रहा है, तो इस तरीके के लोग अक्सर कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनका लुक को कमेंट करते हैं। तो हेयर स्टाइल अ बिल्ड अ कैरेक्टर, पर्सनैलिटी भी आप मान सकते हैं उसी से बनती है। बिल्कुल। हाँ, जैसे लंबी दाढ़ी है, लंबी बाल हैं, तो लोग बाबा भी समझ सकते हैं, या फिर कुछ लोग स्मैक के लिए भी आते हैं। इनफैक्ट ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ बॉम्बे में हो चुका है। मेरे हमेशा से लंबे बाल थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ना ये पता नहीं माल वाल फूकते हैं वहाँ पे। तो कोलाबा में हम लोग घूम रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे आते थे ऐसे कह के तो वो और मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड, तो मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा यही कि अरे यार ये तुम्हें ही क्यों बोलते हैं है ना। मैंने कहा यार वो आउटलुक से थोड़ा लगता हो कि यार, क्योंकि जितने भी नशेड़ी होते हैं सबके बाल दाढ़ी वाड़ी सुल्फा उल्फा। यही सवाल था कि जितने भी नशेड़ी होते हैं, जो भी ये सुल्फा वगैरह फूकते हैं, इनके बाल इतने बड़े क्यों? हाँ, बाल बहुत रीज़न अच्छे क्या है होते हैं इनका? उनके। देखो अगर साइकोलॉजिकल बात करें तो ये लोग बड़े ना एक कॉन्शियस होते हैं, सिर्फ अपनी ही अंदर ओवरथिंक नहीं करते। सिर्फ ये इनका एक ही जगह पॉइंट होता है कि मुझे सिर्फ अपने आप में रहना है और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। आपकी प्रोफाइल के थ्रू ये भी देखा था कि जैसे हाकिम सर हैं, बहुत मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के साथ ही काम करते हैं। किसी को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चाहे ऋतिक हो या अर्जुन रामपाल हो, इन लोग की मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, तो वो हाकिम सर के पास जाते हैं। और मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में कि आपने भी उनके साथ काफ़ी समय काम करा है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए कि एज अ पर्सन कैसे हैं वो। आपने बड़ी ही ब्रिलियंट बंदे का और लीजेंड का नाम लेते हैं यहाँ पर। ही इज़ अ रियल हीरो। आलिम हाकिम जो हैं, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा टैलेंटेड इंडिया में कोई हेयर ड्रेसर नहीं है। सिर्फ लोग अक्सर लोगों को ये लगता है कि एक हेयर स्टाइल के लिए अच्छे बाल होना चाहिए या अच्छे फेसेस होना चाहिए, बट उन्होंने उस इंसान को एक लुक दिया है, वो कैरेक्टर दिया है और हेयर स्टाइल दिया है जो लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे उस चीज़ को। मतलब ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ऑब्वियसली वो भी बॉल्ड हैं, और जितने भी बहुत सारे लोग जाते हैं उनके पास, वो कुछ ना कुछ अतरंगी ऐसा कर देते हैं जो परफेक्ट होता है उस बंदे के लिए। तो वो स्टाइलिंग का उनका जवाब नहीं है। एक सवाल और था कि मैंने ना आपकी बायो में देखा था, वो HBS करके लिखा हुआ था। तो जब थोड़ा हमने रिसर्च किया तो हमको पता लगा कि एक अवार्ड शो है जी, ये आपको अवार्ड मिला है जी। तो असल में ये क्या है, किसको मिलता है और कब मिलता है, थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बताइए। ये स्टाइल स्पीक एक मैगज़ीन आती है, उन्हीं का ही ये शो है, हेयर एंड ब्यूटी शो। तो जितने भी हेयर ड्रेसर्स हैं, जो प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स हैं या लर्नर हैं, बिगनर हैं, तो बिल्कुल लर्नर के लिए तो नहीं है, लेकिन जो है ऑलरेडी हेयर ड्रेसर्स हैं उनके लिए ये शो है। तो इसमें सारे जितने भी बेस्ट इंडिया के हेयर ड्रेसर्स हैं सारे, और उनको चीफ गेस्ट जैसे कि आलिम हाकिम हो गए, अधुना अख्तर हो गए, विपुल चुड़ासामा हो गए, तो इन सारे हेयर ड्रेसर ये वहाँ पर जज बनाए जाते हैं, जो कि आपके काम को, आपके स्किल्स को देखते हैं और उस विहाब पे आपको कैटेगराइज करते हैं कि आप कितने अच्छे हेयर ड्रेसर्स हो या आपकी जो भी स्किल्स हैं वो किस लेवल की हैं। और किस लेवल पे उन सारे बिगनर्स को जज करते हैं? मतलब वो कोई कॉन्टेस्ट वगैरह होता है या वो पहले उसके लिए आपकी प्रोफाइल जाती है, आप अपने हर जो भी हेयर ड्रेसर उसमें पार्टिसिपेट करता है वो अपनी एक प्रोफाइल भेजता है उसके लिए, उसके बाद वो उसका सिलेक्शन होता है, उसमें से काफ़ी सारे हेयर ड्रेसर्स उसमें भेजते हैं अपना अपना प्रोफाइल, तो उसमें से जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं वही उस मंच पे खेल पाते हैं। कितने साल हो गए इस कॉन्टेस्ट को जीते हुए? मतलब मैंने 2023 में। अच्छा, लास्ट ईयर ये लास्ट ईयर ही है। जब आप इतना बड़ा अवार्ड जो आप बता रहे हैं, वो इतना बड़ा अवार्ड आपने जीता हो और आप बरेली में, ये बहुत बड़ी बात है, बरेली के लिए बहुत बड़ी बात है मानता हूँ।
तो जब आप बरेली आप वापस आए और ये आपके हाथ में अवार्ड था, तो उस टाइम पर क्या मोमेंट था कि बरेली में आपका जब लोग आपको मिले जो आपके ही प्रोफेशन के हैं, तो वो क्या मोमेंट था? मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको कोई अपने ही प्रोफेशन में कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है ना, तो आपको लगता है कि यार बड़ा बढ़िया करके आया हूँ, बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जिनसे मैं चाहता था कि मतलब मैं जिनके साथ काम करता हूँ या जो मेरे गुरु हैं, तो ये अवार्ड मुझे उनके थ्रू मिला, मिस्टर आलिम हाकिम के थ्रू। और उस टाइम पे एक अलग ही लेवल था मेरी अंदर की खुशी का, और उस टाइम की जो फीलिंग थी वो एक नेक्स्ट लेवल थी। और आलिम सर ने काफ़ी मुझे ब्लेसिंग दी उस चीज़ के लिए। और जब मैं यहाँ बरेली वापस आया, एक काम करने का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया मेरा और ज़्यादा। जो अभी तक मैं हेयर ड्रेसर नॉर्मली हम काम करते हैं, लेकिन अब आप जब कोई चीज़ जीत कर आते हो तो उसका लेवल एक अलग होता है, तो उसका मज़ा ही कुछ और था यहाँ पर काम करने के लिए। आप बॉम्बे से बरेली आए, तो जैसे बॉम्बे में तो मुझे लगता है मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स हो या ग्रूमिंग हो, तो क्या डिफरेंस महसूस हुआ बरेली में? मतलब यहाँ पे जैसे रेगुलर लोगों की स्टाइलिंग करने में, या ऐसे बहुत से लोग आते हैं आपके पास कि नहीं भैया यार ऐसा स्टाइल कर दो, ऐसे मूवी एक्टर की तरह कर दो, क्योंकि बॉम्बे तो हब है इन सारी चीज़ों का। यहाँ मैं वैसे भी बरेली में भी, अगर आप हर कोई मुझे जानते ही है, तो यहाँ पर लोग आते ही मेरे पास स्टाइल चेंज कराने के लिए। नॉर्मली हेयर कट के लिए लोग कम आते हैं, मेकओवर्स के लिए ज़्यादा आते हैं। इतना आपने काम किया, आप बॉलीवुड में काम करके आए, बता रहे थे कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स के साथ में आपने काम किया है। ये सवाल बड़ा अजीब है, पर मैं फिर भी पूछूंगा आपसे कि बरेली ही क्यों? आप कहीं और भी सेटल हो सकते थे, आप दिल्ली हो सकते थे, और बड़े बड़े शहर हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, पर बरेली ही क्यों आपने जो? बरेली मेरा होम टाउन है तो इसलिए, और मेरा यहाँ पर बिजनेस भी है ऑलरेडी, तो बरेली में इसलिए करता हूँ। बाकी मैं शूट्स पे मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं बाहर रहता हूँ, शूट्स पर रहता हूँ। बट बाहर से शूट्स वगैरह कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, तो अगर मैं जो मेरा फ्री टाइम होता है तो उस टाइम मैं बरेली रहता हूँ, तो फिर थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का रहता है। बट जो मेरे से चाहता है कि मुझे एक अच्छा स्टाइल चाहिए, तो वो वेट भी करता है इस चीज़ के लिए। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे बाल कटवा के गया हो, या कोई भी स्टाइलिंग करवा के गया हो, फिर बाद में आके बोला हो कि क्या कर दिया यार, इससे बढ़िया था मैं पहले? देखो, किसी का भी हाँ 100% तो नहीं सेटिस्फेक्शन रेशियो है, मतलब हुआ है। हाँ एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक अंकल थे और मैं उनका हेयर कट कर रहा था। उनके बहुत ही कम बाल हुआ करते थे। मैं एक ब्रांड में था, ISS ब्रांड में मैं काम करता था, लखनऊ मेरी थी वो। शिल्पा शेट्टी का ब्रांड था उस टाइम में, 2016 की बात है। और एक अंकल आए, काफ़ी अराउंड 55 ईयर्स ओल्ड थे, और उनके ऑलमोस्ट बाल जा चुके थे। तो वो मेरे को बोलते हैं कि जब मैंने उनका हेयर कट डन कर दिया, और उनके सिर्फ साइड मतलब कुछ ही बाल हुआ करते थे उस टाइम पे, और मेरे से बोलते हैं बैक मिरर दिखा दो। तो मैंने उनको बैक मिरर दिखाया और बोले ठीक है। वो उस टाइम चले गए। दूसरे दिन फिर आते हैं, कहते हैं यार तुमने मेरा हेयर स्टाइल ही ख़राब कर दिया। उनके मुश्किल से मैं समझता हूँ अराउंड 150 या 200 ईयर्स होंगे, अगर स्टैंड उनके हेयर्स इतने थे कि गिने जा सकते थे, तो उसमें भी वो बोलते हैं कि मेरा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया। तो एक बार ऐसा हुआ है बस। बालों मतलब बालों की इम्पोर्टेंस मुझे लगा हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आजकल लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, या मैं देखता हूँ टीनेजर्स के भी बाल ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। तो ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ें रही होंगी? क्या क्लाइमेट है, या डाइट की वजह से हो रहा है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, या पॉल्यूशन ज़्यादा है? क्या सबसे बड़ा रीज़न रहा होगा कि बाल वाइट हो रहे हैं बच्चों के? इसमें किसी भी हम ना पर्टिकुलर एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या उसका लाइफ स्टाइल ख़राब है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। मेन मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले कि उसकी जेनेटिक्स जीन्स कैसे हैं, उसके मम्मी पापा के हेयर्स कैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखो जेनेटिक का बहुत रोल होता है हमारे लिए। और कुछ चीज़ें हमें जो जीन्स से मिलती हैं, अपने पेरेंटल हमें चीज़ें मिलती हैं। पहला तो ये। दूसरा, उसकी एज के हिसाब से वो किस तरह का इंटेक करता है अपना फूडिंग में, मतलब वो क्या क्या चीज़ें खाता है, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद उसका लाइफ स्टाइल, वो सोता कितना है, खेलता कितना है, किस एटमॉस्फेयर में रहता है और किस जगह रहता है, ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए, और फिर उसका स्ट्रेस भी है, और फिर वो क्या स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, लोगों को
अमूमन पता ही नहीं होता क्या होता है ना, इस एज में बच्चों को बालों पे हाथ लगाने का बड़ा शौक होता है। हाँ, जैसे स्कूल में ही देख लो कि थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो वॉशरूम में जाके सब लोग मेरे साथ भी क्या होता था, जब भी मैं इंटरवल हुआ या कोई भी एक रेस्ट टाइम मिला मुझे, तो गए जल्दी से वॉशरूम में और बाल हाथ गीले करो, लगा लिए। ये सभी करते हैं, ये तो सभी मतलब ये सही है बालों की, हाँ, ये बालों सही की है, हेल्थ के लिए ठीक है ये। जब मैं मैंने थोड़ी सी नॉलेज गेन करी और जब मैं हेयर ड्रेसर बना, तो इसमें ये लगा कि मेरे को हमेशा हमारे हाथ क्लीन नहीं होते। जब भी अगर हम अपने हाथों को कभी भी टेस्ट करेंगे तो देखेंगे तो इसमें वो चीज़ें उतने कई सारे जम्स होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ऑयल, स्वेट और बहुत सारी चीज़ें छोड़ती है, तो हाथों में भी स्वेट आता है और ऑयल भी निकलता है। तो अब मैं यहाँ पे भी मैंने कोई चीज़ टच करी है या कोई भी चीज़ को मैंने छुआ है, तो कहीं ना कहीं से जम्स हमारे इकट्ठा होते ही हैं, और वही हमने लिया सीधे हाथों बालों पे लगा दिया, तो सरफेस पे अगर टच होता है तो दिक्कत देगा ही देगा वो। मैं शैम्पू के बारे में जानना चाहूँगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड, या जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लोगों को यूज़ करना ही नहीं आते, तो कोई इसका प्रोसेस भी होता है कि शैम्पू कैसे अप्लाई करा जाए और फिर कंडीशनर कैसे करें, या आजकल इनफैक्ट हेयर मास्क को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग कंडीशनर, या हेयर वॉश करते हैं सैलून में तो वो लोग हेयर मास्क ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, तो क्या फ़ायदे हैं इन दोनों के? देखो, सबसे पहले कि हमें एक अच्छा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, और शैम्पू हमेशा जो भी एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स है आप वो ही अगर आपको सजेस्ट करें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार मुझे नहीं पता होता है कि मुझे क्या चीज़, मेरे स्कैल्प में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कैल्प तो मुझे नहीं दिख रहा है ना। तो जब भी हम स्किन की या स्कैल्प की बात करें तो सबसे पहले हमें एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि हमें सही चीज़ सजेस्ट करे। और शैम्पू की ये है कि क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है, आप किस क्वांटिटी में शैम्पू को लगा रहे हो, और शैम्पू करने का एक तरीका भी होता है, ये नहीं कि सीधे हमने पाम्प में लिया और लगा लिया, कितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं शैम्पू को, जितना मेरी अगर लेंथ है उस हिसाब से मुझे शैम्पू की क्वांटिटी भी लेना चाहिए। और एक एप्लीकेशन तरीका होता है कि हमें जब भी हम शैम्पू करें तो उसको फिंगर यहाँ पाम पर लेकर, अगर मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं पाम पे लेते हैं और सीधे हम रब करने लगते हैं, जो कि हमारे क्या होता है, हमारे हेयर्स में चार्ज होते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो हम सीधे रब करने से हमारे बाल रगड़ लगती है उससे, तो क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे बालों की इलास्टिसिटी पे भी फ़र्क पड़ता है और हेयर टेक्सचर पे भी फ़र्क पड़ता है। आपने एक शब्द बोला क्यूटिकल्स, तो वो हेयर की लैंग्वेज में कौन सा पार्ट है, या उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे हेयर्स में अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे ऊपर की सरफेस वाली लेयर होती है मतलब हेयर की, उसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। क्यूटिकल, कोटेक्स, मेडुला, जो 3 लेयर्स होते हैं जो हर कोई नोन होता है। मतलब जो लास्ट लेयर हो गया, क्योंकि जो सबसे ऊपर की होती है, वो कहते हैं ना कि 2 मुंह बाल हो गए, हेयर कट करो, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसलिए बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि हर 1 महीने 2 महीने में आप ट्रिमिंग तो करवाओ। स्प्लिट हेयर्स तो जब हमारे एक्सेस ड्राई हेयर्स हो जाते हैं तो ही होते हैं, और वो सिर्फ एंड्स में होते हैं। कोई भी बीच में से ऐसे नहीं होगा कि बीच में से स्प्लिट हेयर्स हो रहे हैं। जो भी हमारा बाल का एंड होगा, टिप होगी उसकी, वो हमेशा स्प्लिट होते हैं, वो 2 मुंहे बाल हो जाते हैं एक्सेस ऑफ ड्राइनेस की वजह से। हाँ, और इसमें ये लगे कि शैम्पू किस तरीके से करना चाहिए, तो शैम्पू का तरीका होता है हमेशा आप सर्कुलेट मोशन में आप शैम्पू को जब करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगा, और दूसरा हमारे जो टेंगल्स होते हैं हेयर टेंगल्स भी नहीं होंगे। और सिर्फ मुझे शैम्पू स्कैल्प पे करना, ना कि बालों पे करना है, तो शैम्पू को करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे होना चाहिए। कंडीशनर मास्क वाला रह गया था, मास्क। हाँ, मास्क के अभी आप पूछ रहे थे कि कंडीशनर करना चाहिए या मास्क करना चाहिए साथ ही साथ, तो दोनों में डिफरेंस होता है। कंडीशनर का काम होता है सिर्फ टेम्पररी कंडीशनिंग के लिए, और मास्क जो भी स्टाइलिश होता है वो प्रेफर इसलिए करता है कि जब घर पे कंडीशनिंग करते करते हमारे बाल यूज्ड टू हो जाते हैं, तो हमें वीक में 1 बार या 2 बार हमें मास्क लगाना चाहिए। मास्क जो है आपके बालों को रिपेयर भी करता है, साथ ही साथ कंडीशनिंग तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो रिपेयर भी करेगा। कुछ टाइम ड्यूरेशन भी इनका, जैसे कंडीशनर लगाया कितने टाइम बाद हम लोग वॉश कर लें, मैं एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ, मतलब करते तो हैं ही और करते आ रहे हैं। इसमें डेज का भी होता है, और वैसे भी हम जिस बीच लगा रहे हैं उसकी भी टाइमिंग होती है। शैम्पू से कितनी देर बाद, और तुरंत शैम्पू के बाद लगाना है। शैम्पू को रिंस करना है हमें, और रिंस करने के बाद कंडीशनर लेना है, और पानी इतना हो कि वेट हेयर्स हो, निचुड़ता हुआ ना हो, तो उसमें हमें 3 फिंगर टिप्स पे कंडीशनर लेके सिर्फ नीचे की लेंथ से लगाना है। ओके। हाँ, नीचे की लेंथ से लगाते हुए एमल्सिफाई करते हुए लगाना है, ना कि रफ करते हुए लगाना है। और कंडीशनर को 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक बस बालों में रखना है, और रखने का मतलब ये नहीं रख के छोड़ दिया, उसको टेंगल रिमूव करना है, सिर्फ फिंगर से टेंगल्स रिमूव करने हैं। उससे क्या होगा कि हमारे क्यूटिकल्स साथ ही साथ जब हम उसको ऐसे करेंगे तो क्यूटिकल्स हमारे प्रेस होते रहेंगे,
और मास्क को कितनी टाइम? मास्क को हमेशा 5 मिनट तक रखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा, और मास्क का लगाने का सही वे ये होता है कि हमने जब भी लिया उसे पाम पे लेके और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट किया, जब हमारी पाम की हीट होती है तो उससे थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, वो अच्छे से लग जाएगा आपके। और फिर यहाँ से ऐसे टेंगल रिमूव करते हुए आपको नीचे शोल्डर लेंथ से उस पर मास्क लगाना है आपको। अभी हम लोग की बात हुई थी जैसे बच्चे लोग जैसे वॉशरूम में दोस्त वगैरह सब बालों पे पानी वानी लगाते हैं, तो ऐसा भी देखा गया है या अपने साथ के लोग साथ में सेट वेट की वो छोटा सा वो जो आता है पाउच वो लेके चल रहे हैं कि बाल अगर थोड़े से सेट मतलब हिल गए हैं तो वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो 2010 तक की बात करें तो सारे लोग सेट वेट का बड़ा दीवाना हुआ करते थे। इनफैक्ट मैं भी जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी हमेशा पॉकेट में रखा रहता था, और जब भी हम वॉशरूम जाते थे तो सबसे पहले ये होता था कि अरे मेरे बाल ख़राब तो नहीं हो गए। उनकी एक तो मिनिएचर पैकिंग बहुत आती थी, तो वो पॉकेट फ्रेंडली थी बहुत ज़्यादा। पैकेट आता था उसका पाउच वाला, तो वो हमेशा पॉकेट में रहता था। ये सही है, जैसे आजकल वो तो सेट वेट जेल हो गया या, बट आजकल हेयर वैक्स बहुत यूज़ हो रहा है, ये लोग पॉकेट में यूज़ कर ही रहे हैं कि हाँ सेट आदमी बिगड़ने नहीं देता है। जिनको बहुत ज़्यादा आदत है बालों को सेट रखने की, या स्पाइक्स मैं कहूँ जो लोग रखते हैं उनको चुल होती रहती है कहीं ना कहीं, हाँ क्या यार ये बाल खराब हो गए, कहीं बाहर गए वॉशरूम में गए, वो साथ में लिए घूमते हैं, वो डब्बी साथ में लिए घूमते हैं। इसमें ये है कि देखो मैं जो भी कहूँगा कि जो भी आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगा रहे हो वो हमेशा प्रोफेशनल कंपनी का हो, और हमेशा अच्छे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्किन और हो चाहे आपकी या आपके हेयर्स हो, यही आपकी ब्यूटी है। तो इसको जितना अच्छा आप जितने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे आप दिखेंगे भी और रहेंगे भी। अच्छा, बालों की बात चल रही है तो मुझे एक सवाल और आपसे पूछना था कि डेंड्रफ जो हो जाता है, क्योंकि ये फीमेल्स में और मेल्स में सब में कॉमन है, डेंड्रफ सबको ही होता है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल में डेंड्रफ के रीजंस क्या हैं। कुछ लोग डेंड्रफ में क्या करते हैं, भाई कोई ऑयल लगा लिया, किसी ने शैम्पू लगा लिया, कुछ ना कुछ तरीके यूज़ करते रहते हैं। तो मुझे बस ये जानना था कि डेंड्रफ किन किन वजहों से होता है और उससे बचने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ओके, डेंड्रफ सबसे पहले तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिश के पास जाएं, वो आपके हेयर डेंड्रफ को देखें कि डेंड्रफ में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। रूसी एक होता है डस्ट वाला ब्लैक टी शर्ट पे अक्सर कंधों पे गिर जाता है, कंधों पे गिर जाता है। तो इसमें जो रूसी वाला होता है वो तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर स्कैल्प आपका फ्लेकी हो रहा है या एक्ने हो रहे हैं तो स्कैल्प का चेक होना बहुत ज़रूरी है कि आपको डेंड्रफ किस तरीके का है, और फिर उस हिसाब से आपको शैम्पू और स्पा आते हैं, स्कैल्प स्पाज आते हैं, तो वो आपको लेना चाहिए। हाँ मतलब वो रेगुलर ट्रीटमेंट ही हो गया एक तरीके से, जब तक डैंड्रफ नहीं जा रहा है आपका। और ये कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी इसको ठीक कर लिया तो दोबारा नहीं होगा, या एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। ये परमानेंट इसकी केयर है। दूसरी चीज़ ये कि इसको टाइम टू टाइम आपको अपना स्कैल्प हमेशा एक आर्टिस्ट के पास जाकर दिखाना चाहिए। जो भी ये होता किस वजह से डेंड्रफ? डेंड्रफ होता है, देखो बॉडी जब भी हमारी डिहाइड्रेट होती है या हम बहुत ज़्यादा कोई भी किसी भी तरीके का हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब अल्कोहलिक हैं या स्टफ़ यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी हो जाता है, जब वेदर की वजह से भी हो जाता है। बॉडी जब डिहाइड्रेट रहेगी, आपका स्कैल्प डिहाइड्रेट रहेगा तो डेंड्रफ आपको हो जाएगा। ओके, कई बार स्किन की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को सोराइसिस हो जाता है या वैसे स्कैल्प ड्राई हो जाता है, तो ये स्किन की भी एक डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी आपको डेंड्रफ हो जाता है। बहुत सारे लोग जैसे आजकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो हेलमेट पहनते हैं, तो उनके लिए कोई सॉल्यूशन है? बिकॉज पूरा दिन वो पसीने में रहते हैं, बहुत स्वेटी हेयर्स हो जाते हैं, तो उनको शैम्पू कितना रेगुलरली करना चाहिए, या क्या है जो वो बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ओके, स्वेट तो देखो ये कि हम किस क्वालिटी का हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, उसका फैब्रिक कैसा है, कि जब भी आप हेलमेट यूज़ करें तो ब्रांडेड यूज़ करें और उसमें एयर विंडोज़ होना चाहिए, और उसका फैब्रिक ऐसा हो कि जो आपको स्वेट कम दे, पहली चीज़। और हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रोड पे चल रहे हो तो, और ख़ास तौर से आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये है कि अगर आपको स्वेट से बचना है तो स्वेट से तो हम नहीं बच सकते, तो जो नेचुरल हमारी बॉडी जो भी हीट, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो स्वेटिंग होना तो नॉर्मली चीज़ है। हमें बस ये है कि अच्छी क्वालिटी का हम हेलमेट यूज़ करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उसे नॉर्मल कॉटन के मलमल एक कपड़ा आता है उससे हम हेड को रैप कर लें, उससे कम स्वेटिंग हो गई आपको मलमल लगाने से। और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं वो मलमल का, मुझे लग रहा है वो शूट पे टैप बिल्कुल, वो स्किन पे रैशेस नहीं करता है, आपकी स्कैल्प पे रैशेस नहीं होने देगा, और डस्ट से भी आपको रोक के रखेगा हेलमेट।
के अंदर अगर आप यूज़ कर लेंगे उसको तो आपको स्वेट फ्री रहेंगे उससे। चलिए, स्किन के लिए क्या होता है कि चलो जब धूप की बात चल रही है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि स्किन के लिए क्या होता है कि हम सनस्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। अब यूवी रेज, अब ग्लोबल वार्मिंग है, सीधी सी बात है, बहुत हार्डली इम्पैक्ट कर रही हैं, बॉडी पे कर रही है, बालों पे भी कर रही है। तो अगर मैं अपनी स्किन को बचाने के लिए ये टाइम पे सनस्क्रीन लगा भी लूँ तो वो बालों पे तो नहीं लगा सकता ना मैं। तो बालों को धूप से बचाने के लिए असल में क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग कोई कपड़ा बांध लेता है, कोई कुछ कर लेता है। मतलब गर्मी में तो लोग ढके हुए मज़ेदार बात करिए क्योंकि इस टाइम का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो हमेशा जो भी हमारा वेदर होता है उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। और सन अभी समर्स चल रहे हैं तो हम सन प्रोटेक्ट क्रीम लगाते हैं, SPF लगाते हैं। SPF लगाते हैं। जैसे हेयर्स मतलब स्किन के लिए SPF आते हैं, ऐसी हेयर प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन भी प्रोडक्ट्स आता है बालों के लिए। तो जब भी आप आउटसाइड जाएंगे, पहले ही तो अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, सबसे अच्छा है कि आप कॉटन के ऊपर से रैप कर ले अपने बालों को, कॉटन के फैब्रिक वाले कपड़े से उसको रैप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। और सन प्रोटेक्ट क्रीम आपकी हर 3 आवर्स में आपको दोबारा रिपीटेड करना पड़ती है, क्योंकि 3 घंटे तक काम करती है, उसके बाद काम करना बंद कर देती है। सेम उसी तरीके से आपको हीट प्रोटेक्टर भी जो है आपको नेक्स्ट 3 आवर्स में यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम लोग शैम्पू के बारे में बात कर रहे थे, तो शैम्पू यूज़ करने के बाद कैसा पानी यूज़ करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली देखा गया है या खुद भी एक्सपीरियंस करा है सैलून में, विंटर्स में गर्म पानी यूज़ कर लेते हैं, समर्स में बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी यूज़ हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है ना क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो कौन सा पानी यूज़ करना चाहिए बेसिकली? वाटर हमें जब भी हम हेड वॉश करें तो हमें नॉर्मल वाटर यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल वाटर से हमारे क्यूटिकल्स जो होते हैं नॉर्मल रहते हैं। अगर जब भी हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं तो क्यूटिकल्स हमारे ओपन हो जाते हैं, इसीलिए बालों में हल्की सी ड्राइनेस होती है। और विंटर्स में बात करें तो नॉर्मल वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। कोई भी स्टाइलिश होगा तो आप उसको बोलो या वो खुद उसे पता होगा कि अगर वो प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर है तो वो आपको खुद ही आपके बालों के देखते हुए ही और वेदर को देखते हुए आपको वाटर यूज़ करेगा। आजकल प्रमोशन के नाम पे या मैं कहूँ कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी कंपनी कुछ भी बना रही है क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो ऐसे बहुत सारे लीव इन कंडीशनर्स भी आ रहे हैं कि आप लगा के उन्हें छोड़ दो थ्रू आउट द डे। तो ऐसा किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है? या देखो, मार्केट में तो बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, लेकिन हमेशा आप देखोगे ना, हमेशा जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिमिटेड ही कंपनीज बनाती हैं। बिल्कुल। तो एज अ प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप प्रोडक्ट्स जो भी यूज़ करो, चाहे वो स्किन के हों या हेयर के हों, वो हमेशा प्रोफेशनली प्रोडक्ट्स हों आपके सारे, और जो भी आपको सजेस्ट करे वो एक एक्सपर्ट से ही आप राय लेकर वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें। बालों से एक सवाल ये भी था कि लोग अपने ग्रे हेयर्स को छुपाने के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि यार कम बाल हैं, कलर ना करूं, तो कलर अमोनिया फ्री यूज़ करें या अमोनिया वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं, एक सवाल। और दूसरा, लोग उस कलर से बचने के लिए मेहंदी भी यूज़ करते हैं, तो क्या ज़्यादा बेनिफिट? वो आज चल रहा है ना, हर्बल मेहंदी करके आता है, वो लोग घर में ही वो उसको कर लेते हैं। कुछ तो लोग पत्तियां ला के घर में ही वो जैसे भी उसको पीस वास के जैसे कर लेते हैं कि भाई साहब हम केमिकल नहीं लगाएंगे। उनको ये भी धारणा उनके मन में बनी हुई है। मम्मी दादी के लोग में टाइम में क्या होता था कि हम सिर्फ मेहंदी जो नेचुरल आप बात करो ना, नेचुरल, हाँ, तो पीस के लगाते थे, तो वो तो उस टाइम के लिए ठीक होता था। बट आज की डेट में देख रहे हैं ना, जो भी कंपनी बना रही है पाउडर फॉर्म में बना रही है, उसमें क्या करते हैं आज की डेट में मेटल बेस्ड कलर को यूज़ करते हैं, क्योंकि कलर ज़्यादा तेज़ हो या वो डिफरेंट कलर्स बना रहे हैं। वो लिखते होंगे मेहंदी पे कि मेटल बेस्ड कलर है, तो ये एक तरीके की अवेयरनेस नहीं है कि कोई भी अगर परचेस कर रहा है तो वो देख ले मेहंदी पे अगर मेटल बेस्ड है तो ना ले? नहीं, ये भी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की हर वो इंग्रेडिएंट नहीं शो करती है। आप किसी भी आप देखेंगे कंपनी में वो अपने सारे प्रोडक्ट्स जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो टोटल नहीं देते हैं उसके अंदर। Okay. कोई भी कंपनी नहीं देती है। और जितने भी आप देखेंगे ना, मेहंदी का एक नेचुरल कलर है। आपने अगर देखोगे पुराने टाइम में तो जो भी लीव्स वाली मेहंदी लगाते थे वो हमेशा ऑरेंज टिंच देती थी। बट आज की जो मार्केट में मेहंदियाँ अवेलेबल हैं, बहुत सारे नेम्स हैं ऐसे, तो उनके कलर आप देखेंगे वो ऑरेंज नहीं होते हैं। किसी में रेड होगा, किसी में डार्क कलर होगा। आजकल लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मेहंदी है, जबकि ब्लैक मेहंदी तो आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें वो कलर यूज़ कर रहा है, वो मेटल बेस्ड डाई उसमें यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो भी आर्टिस्ट है वो मेहंदी को 2 रीज़न से मना करता है। एक तो वो मेटल बेस्ड कलर होते हैं, पहली चीज़ आप उसे हर्बल के तरीके से लगा रहे हो, बट वो हर्बल नहीं है। दूसरा, मेहंदी के हिना क्या करती है, एक लेयर क्रिएट कर देती है आपके हेयर्स के ऊपर। तो कोई भी अगर आप प्रोटीन ऊपर से बालों को देना चाहते हो तो वो उसने एक ब्लॉकेज बना ली है, उससे आपके बाल प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो भी हेयर ड्रेसर होगा वो हिना के लिए मना करता है। इसी तरीके से ये मिथ है जो टूट गया है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि मेहंदी ना ही लगाएं। इमरान भाई ये बताइए, इसमें भी रह गया इसका कि अमोनिया वाला।
लोग अमोनिया को इतना बुरा समझते हैं, इतना तो बुरा वो है भी नहीं कि अमोनिया लगा लिया तो मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। नो अमोनिया करके, या अमोनिया फ्री कलर्स ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया वाला। अमोनिया का काम होता है सिर्फ आपके कलर की लास्टिंग को बढ़ाने का, और हमें जो भी कलर चाहिए होता है तो कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि हमें अमोनिया बेस्ड ही कलर ही हमारे बालों के लिए वो जो कुछ ऐसा भी है कि अमोनिया बेस्ड होंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, या अमोनिया फ्री है तो बिल्कुल। जो भी प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं वो दो तरीके के कलर बनाती हैं, एक परमानेंट एक सेमी परमानेंट। तो जिनको सेमी परमानेंट कलर चाहिए होते हैं तो गो फॉर अमोनिया फ्री, एंड जिनको परमानेंट कलर चाहिए तो गो फॉर अमोनिया कलर्स। अमोनिया इतना हार्म नहीं करता आपके बालों को। अमोनिया का काम होता है आपके क्यूटिकल्स के अंदर जाके स्टे करने का। तो वो क्या करता है, जो हमारी ऊपरी वाली लेयर्स होती है, इस तरीके के क्यूटिकल्स होते हैं फिश के पेटल की तरह, तो वो क्या करता है उसमें जाके बैठ जाता है, और अमोनिया को जब भी हम वॉश करते हैं तो शैम्पू के बाद वो निकल जाता है। तो लगता है कि अमोनिया एक बार हमारे बालों में चला गया तो वो वापस निकलेगा नहीं, वो वॉश के साथ ही साथ अमोनिया बाहर हो जाता है आपके बालों से। हाँ, कलर अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि स्कैल्प पे ना लगे या 1 इंच छोड़ के लगाओ, बट स्कैल्प पे तो लगता ही है कलर, कोई भी लगाता है तो। हाँ, तरीके ये होते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हम कलर लगा रहे हैं और किस कंपनी का लगा रहे हैं, और उसका एप्लीकेशन बहुत मैटर करता है। नियर टू रूट्स होना चाहिए, नॉट रूट्स होना चाहिए। लोग कहते हैं ना जड़ों पे से कलर, हमारी जड़ें वाइट हो गई हैं। अक्सर क्या होता है, हम जो भी प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर होता है, कभी आप उसके काम करने का तरीका देखना, वो हमेशा नियर टू आपकी स्कैल्प लगाएगा, नॉट स्कैल्प लगाएगा, नियर टू रूट्स लगाएगा। रूट्स पे नहीं लगाता, रूट्स तो हमारी अंदर है। लोग कहते हैं जड़ों में कलर लग भी कैसे जाएगा, जड़ें तो हमारी अंदर है ना, हम नियर टू रूट्स लगा रहे हैं। अभी आपने एक बात बोली थी कि हर्बल के बारे में बात चल रही थी, तो मैं आपसे पूछता हूँ हर्बल और नेचुरल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हर्बल और नेचुरल में डिफरेंस, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल का मतलब तो नेचुरल ही है, मतलब जो नेचर ने हमें चीज़ें दी वो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, डायरेक्ट। जैसे कि अगर घर में हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे खीरा आया और हमने उसको काट के ऐसे लगा लिया, या लोग अक्सर एलोवेरा क्या कहते हैं स्किन पे लगा लेते हैं या उसको हेयर्स में लगा लेते हैं, तो वो नेचुरल हो गया आपका सारा। और हर्बल में क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स होते हैं, उनमें से जो उसका पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम्स को निकाल के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। उसको हम उस पर नेचर स्कोर लिखा होता है ना, आप आज जो भी मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उन पे आपने देखा होगा नेचर स्कोर लिखा होता है कि हमने इस प्लांट में से इतने परसेंट या ये प्लांट में से इतने परसेंट हमने ये लेके ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन करा। तो जो भी हर्बल होगा उसमें से जो भी हमारे एंजाइम्स जो ज़रूरी होते हैं, हम सिर्फ उस एंजाइम्स को लेकर बनाते हैं। जैसे कि अगर कुकुम्बर की बात करें तो उसमें कुकुमेज एंजाइम्स होता है। तो अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में हम क्या करेंगे, सीधे हमने कुकुम्बर को कट किया और आइस पे लगा लिया, या फेस पे उसका पेस्ट बना के लगा लिया। बट अगर हर्बल की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें से कुकुम्बर में से कुकुमेज एंजाइम को निकाल के फिर हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो हर्बल कहलाता है। तो कहीं ना कहीं वो लेस इफेक्टिव होता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही है। जैसे बहुत सारे आजकल आई मास्क भी आ रहे हैं, आईज को एक तरीके से सूदनेस या कामनेस देने के लिए ना, वो मैंने भी एक ख़रीदा था, तो वो रेफ्रिजरेट करके रखते हैं उसे, और फिर 10-15 मिनट आपको लगाना होता है। तो उसमें भी कुछ कुकुम्बर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मास्क मैंने लिया था वो भी ग्रीन कलर का ही लिक्विड था उसमें, जो प्लास्टिक का वो था। तो वो ठीक है आई मास्क यूज़ करना? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक नेचुरल थेरेपी बताऊँ इसमें, मैं भी एक कुछ टाइम पहले मेरे कलीग को एक प्रॉब्लम हो गई थी आईसाइट की। तो हम जब एक थेरेपी वाले के पास गए तो बोले आप चश्मा ना लगाएं, स्पेक्स ना लगाएं, आप बिना उसके भी अगर एक्सरसाइज कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उन्होंने उसको स्पेक्स लगाने से मना कर दिया, और उसमें उन्होंने बोला कि आप एक ट्री, छोटा स्मॉल ट्री लो, और आप उसमें एक पॉइंट को जो है कंटिन्यू आपको देखना है विदाउट अपनी आइज ब्लिंक करे। तो उसमें क्या होता है कि हम अगर उस चीज़ को देखते हैं, किसी भी आप ग्रीनरी को देखोगे, अगर आपको आइज ही रिलैक्स करनी है एक्चुअल में, ओके, ये तो हो गया कि आपको एक अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको, और एक पॉइंट बना के उस पर रोज़ एक तरीके की एक्सरसाइज करनी है, वो तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। बाकी हाँ, अगर किसी के पास टाइम कम है और वो ऑफिस में है तो वो पैड यूज़ कर सकता है, वरना मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि नेचुरल, लोग ज़्यादा नेचुरल को प्रेफर करते हैं, और जब हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर से एक अच्छा एक्सरसाइज मिल रही है तो वो हम क्यों ना करें। कुछ नेचुरल डाइट में भी चीज़ें हम मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे लोगों के बाल बहुत पतले हो रहे हैं, या मैं पहले बाल बहुत डेंस थे, फिर जब बॉम्बे के पानी सूट नहीं हुआ तो बहुत
पतले हो गए बाल, तो उसके लिए कुछ नेचुरल डाइट भी है कि हम रेगुलर लेवल पे अपना डाइट में इन्वॉल्व करके उसको हेल्दी कर सकते हैं बालों को? बिल्कुल, देखो अच्छा दिखना ही ज़रूरी नहीं होता है, मुझे लगता है कि इंसान को अंदर से भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरे लिए तो डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मैं एज अ प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर होके मुझे तो यही लगता है कि अगर जब तक आप अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छा दिखो, मतलब वो अच्छी चीज़ें होंगी कैसे? दिखेंगे से। जितना हम पेड़ में पानी डालेंगे उतना ही वो हरा भरा रहेगा ना, मतलब उसकी जितनी क्वांटिटी उसको नीड है उतना ही उसका प्रोडक्शन भी होगा। तो हमेशा खुद को अच्छा रखने के लिए अच्छे ही चीज़ें आपको लेनी चाहिए इनटेक। अब जैसे हम अब बात करें हेयर्स और स्किन के लिए, तो हमें स्किन के लिए जैसे कि आप अक्सर मम्मी लोग के या वैसे सुना होगा कि हमें आंवला खाना चाहिए या अंजीर खाना चाहिए, बिल्कुल, खजूर खाना चाहिए, और इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बादाम खाना चाहिए। तो इनकी सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी में अगर आप खाते हो तो ये आपके लिए स्किन के लिए बेटर है। और अगर हेयर्स की बात करें तो आप बिल्कुल आंवला खाएंगे तो आपका एक वो प्री वर्कआउट भी एक तरीके का, ओके। और हमेशा स्किन आपकी जो है बेटर रहेगी। पर वही है ना, ये अच्छी चीज़ आप बेच नहीं सकते ना, प्रोडक्ट तो वो मार्केटिंग सर सस्ती चीज़ें लोग वो कहते हैं ना प्रोडक्ट लेके आ लेंगे, हम घर वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, खट्टा भी लग रहा है या मीठा भी लग रहा है, वो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा उसका और वो खाएंगे। वैसे आप आंवला को डेली यूज़ कर सकते हो, तो अगर कोई शुगर वाला है तो उसको आंवले का मुरब्बा खा सकते हो, कच्चा खा सकते हो तो कच्चा भी खा लो, नहीं तो उसका मुरब्बा भी आता है वो भी खा सकते हो। इन केस अगर आप शुगर पेशेंट हैं, कोई भी पेशेंट है, तो वो उसको वॉश करके खा ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक पूछे थे कि आप और क्या हम बेटर कर सकते हैं कि स्किन और हेयर को बढ़िया रखने के लिए, तो हम कोकोनट और कोकोनट वाटर, अगर आप डेली कोकोनट का पानी पीते हैं आप कोकोनट वाटर, तो आपकी स्किन डेली लाइफस्टाइल में उसे इंक्लूड कर उसे include कर के तो हमेशा आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी और आपके हेयर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, वो आपकी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखता है हमेशा। प्रोडक्शन कल से 2 कोकोनट, ठीक है? एक ऐसी चीज़ मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ, शायद जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सोसाइटी का एक फैक्टर है, या उसे कहा जाए कि एक बहुत बड़ा इशू भी है। सीधी सी बात है, अगर एक लड़का या लड़की है, उसकी उम्र 18 है, टीन की उम्र में है, वो अपने स्कूल या कॉलेज में जा रहा है या जा रही है, अब उसका कलर डल है या उतना बेहतर नहीं है तो उसको उतनी अटेंशन तो नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी ने एक तरह से ऐसे बना रखा है कि भाई साहब अगर तुम्हारी स्किन ऐसी नहीं है तो तुम इन लोगों में नहीं आ सकते, शायद ये बना रखा है लोगों ने, बहुत चलता है आज के लिए। अब वो लड़का होगा चाहे लड़की होगी, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करेगा। भाई साहब अगर मेरे सामने ऐड आ रहा है कि भाई मैं इतना जल्दी गोरा हो जाऊंगा या मेरी स्किन ऐसी हो जाएगी, तो डेफिनेटली बात है उसमें कितना भी केमिकल होगा भाई मैं यूज़ करूँगा। अब मार्केट में इतनी चीज़ें भी आ रही हैं भाई, वो 60-60, 70-70 रुपये के वो ट्यूब्स आ रहे हैं, वो लगा रहे हैं, टीनेजर्स लगा रहे हैं, रात में लगा के सो रहे हैं वो, और जब वो कुछ दिन बाद देख रहे हैं कि उनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जा रही है या जल सी जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें उनका इफेक्ट बहुत जल्दी दिख रहा है, बट वो डिग्रेड होने लगती है एक आध महीने बाद। उस समय सडन रिजल्ट्स तो मिलते हैं आपको, क्योंकि जैसे आंवले की बात हुई तो लोग नेचुरल चीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें देखो जितने भी अब आज डेट में ना फास्ट वाली चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अमोनिया फ्री कलर की और अमोनिया की, तो लोग अक्सर क्यों नहीं प्रेफर करते हैं अमोनिया फ्री कलर्स को। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो बड़ी जल्दी निकल जाता है अमोनिया फ्री कलर, तो जितने भी माइल्ड प्रोडक्ट होंगे वो थोड़ा सा एक तो स्लो वर्क करते हैं और जल्दी ही उनका असर निकल जाता है। तो सेम यहाँ पर हम उसी से कोरिलेट करते हुए हमारा जवाब है इसमें कि जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये जो तेज़ी से इफ़ेक्ट करते हैं, ये क्या होता है ना, एसिड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। बिल्कुल। स्किन की अगर बात करें, क्योंकि जो नेचुरल आपको गॉड ने दी है वो आप स्किन को अगर टैन हो गया तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका रंग नेचुरली डार्क है तो उसको हम नहीं कर सकते बेटर। उसमें क्या करते हैं ये लोग, जितने भी आज डेट में मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आज डेट में अवेलेबल हैं, ये देखेंगे आप ना, कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि प्रोफेशनली ब्रांड हो या किसी एक्सपर्ट ने बनाया हो, किसी डर्मोलॉजिस्ट ने बनाया हो। ये जितने भी लोकल ब्रांड हैं ना, आपको इंडियन मेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं में ही देखेंगे आप। ये कोई भी इसमें एक ऐसी कंपनी नहीं है जो, तो आप बेसिकली कह रहे हो वो एसिड बेस्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं स्किन को हार्म करता है, हार्म करके उनको दिखा तो रहा है, बट कहीं ना कहीं करता है हमारी जो ऊपर की डर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस, उसको हटा देता है वहाँ से। उसकी वजह से इन फ्यूचर उन लोगों को जो स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन कैंसर उन लोगों को जो है तेज़ी से हो सकता है उन लोगों को जो भी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे अब वो एक एसिड आपने बताया कि जो कि स्किन को डैमेज कर रहा है और बहुत बुरी तरीके से कर रहा है। अब ऐसा कुछ चीज़ आप बता सकते हैं जिससे जो लगाने वाला कंज्यूमर हो या कस्टमर हो, वो किसी शॉप पे जा रहा है, वो चीज़ ले रहा है और वो देख रहा है कि ये चीज़ लिखी हुई है, वो एसिड आपने मना कर दिया कि ये एसिड जिसमें है वो हमें चूज़ नहीं करना चाहिए, हमको नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसे 2 नाम बताएंगे आप जिसमें लिखे हो तो वो बंदा बचे और उसे लगाने से बचे,
कि जो डैमेज करता है स्किन को? नहीं देखो, एसिड तो एसिड ही होते हैं, उसमें ऐसे कोई वो किसी एसिड का नाम नहीं ले सकते। बट इस बात से एक चीज़ मेरे ध्यान में आई जो मैं जिसके लिए मैं अवेयरनेस करना चाहूँगा सबको, कि स्टिंग लोग बहुत पी रहे हैं आजकल। तो जो ब्लू स्टिंग आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट मेड फॉर चिल्ड्रंस एंड वुमेंस। तो मैं सबको इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा कि वो स्टिंग लें और पीछे लेबल पे पढ़ लें। तो उसमें वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट पोटेशियम बेस्ड कोई एसिटिक केमिकल मिला हुआ है विच कॉजेज कैंसर। अभी पूछ रहे थे क्रीम के बारे में, यही सी हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि प्रिस्क्राइब बाय एक्सपर्ट, वो भी जो हाँ, सीधी सी बात है। तो ये अगर आप खुद के डॉक्टर बनेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल। तो हमेशा जो भी कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदे वो हमेशा एक्सपर्ट की। पर घरेलू नुस्खा तो बचपन में दही और सरसों का तेल मिला के बालों पे खूब लगाया है। तो वो कहते हैं बहुत कंडीशनिंग करते हैं कि शैम्पू करना आधा घंटे पहले दही और सरसों के तेल लगा लो, तो वो ठीक है। मतलब देखो आज के पहले के टाइम में जो चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन आज जो भी प्रोफेशनल होगा वो कोई भी नहीं कहेगा कि आपको ये चीज़ लगाओ, क्योंकि आज की डेट में हम खुद जो है एक आर्टिफिशियली चीज़ों से बने हुए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम के वेदर में और आज के वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उस टाइम में नेचुरल चीज़ें काम करती थी, बट आज की टाइम में जो है नेचुरल चीज़ें उतना वर्क नहीं करती। तो हमें हमेशा ही एक अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए उसकी जगह पे। चलो ये बालों और स्किन की और जनरेशन की बातें तो हो गई, बट मुझे ये बताओ, जैसे बहुत सारे सेलेब्स के साथ आपने काम करा है, तो चाहे कितने डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स में एक एक्टर को जाना पड़ता है, तो एक एक्टर को किसी कैरेक्टर में जाने के लिए हेयर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है। जैसे कि हम बात करें अभी रणवीर सिंह, आपने नहीं कई सारे कैरेक्टर में बदला हुआ देखा होगा, या रणवीर कपूर की बात करें, कई सारे स्टाइल में आपने देखा होगा उसको। तो जिस संजू में उसने कई सारे अपने डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किए। और कबीर सिंह की बात करें तो शाहिद कपूर ने अपने 7 हेयर स्टाइल को उसमें अपना कैरेक्टर बिल्ड किया है। तो आपका जो भी हेयर स्टाइल है वो आपको बिल्ड अ कैरेक्टर, मतलब हेयर स्टाइल बिल्ड अ कैरेक्टर, मतलब वही वाली बात है, पर्सनैलिटी देता है। पर्सनैलिटी देता है। तो बिल्कुल सारा रोल ही आपके हेयर्स और आपके ड्रेसिंग का है। अरे रणवीर सिंह की आपने बात करी, वो यहाँ झुमके पे भी आया था अपनी फिल्म को प्रमोट करने, तो वीडियोस में मैंने देखा था चेस्ट बहुत शाइन करता रहता है। तो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो बहुत पूरा, मतलब जो मैं एक आम आदमी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा है, कह रहे भैया क्या लग रहा था वो, मतलब बॉडी ऐसे चमक मार रही थी, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से उतर के आ गया एक स्टार। तो वो क्या, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक बॉडी शाइन की बात करें तो बॉडी शाइनर एक प्रोडक्ट्स आता है जो कि हमारी बॉडी पे अगर लगा देंगे तो आप शाइन करेगा। या आप जितने भी फीमेल्स को देखा होगा कि वो शॉर्ट्स पहनती हैं, या तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, या बॉडी शाइन के लिए लगाते हैं, तो उसमें एक शाइनर आता है, बॉडी शाइनर। नहीं मतलब मेरे को तो वही पता था कि बस एक्सरसाइज करके सरसों का तेल लगा लो बॉडी शाइन। वो तो सिर्फ शाइन करेगी, बट उसमें ग्लिटर ही नहीं होगा और ना ही स्किन टोन होगा उसके अंदर। ओके। सरसों का तेल तो अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि सारी बातें एक तरफ ठीक है, बट सरसों के ऑयल में ना लड़ाई हो सकती है आपके साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधा इंडिया वही यूज़ करता है और वो अब भी चल रहा है। हाँ, तो ऑयल कौन सा बेहतर है बालों के लिए? क्योंकि लोग कहते हैं नरिशमेंट के लिए कि शैम्पू से पहले कोई ऑयल लगा के रखो थोड़ा और स्टे करे, तो और कितनी देर तक हम ऑयल को लगा सकें जितना वो। अभी तक तो सारे लोग सभी ऑयल, जिंजर ऑयल, कोकोनट ऑयल, डिफरेंट ऑयल, क्या ऑलिव ऑयल, ये सारे सब ऑयल लगाते थे। लेकिन अभी 2015 एक लैब में रिसर्च हुआ है कि जितना सिमिलर जो भी हमारी स्किन से ऑयल निकलता है, सीबम ऑयल जो हमारी स्किन से निकलता है, सेम सिमिलर ऑयल जो हमारे प्रोटीन हमारे बालों को चाहिए होता है वो सेम कोकोनट के अंदर होता है। ओके। तो हमेशा हमें स्कैल्प पे जो है कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए, और हेयर्स पे कोई भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ ऑयल हमें रूट्स पे लगाना चाहिए। नहीं, और ऑयल से ही सवाल था, जैसे लोगों के बाल कम होते हैं तो लोग कहते हैं कि अदरक रगड़ो, जहाँ पे बाल नहीं बाल वापस आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बाल नहीं है और बाल आ जाए, कुछ नींबू रगड़ने लगते हैं वहाँ पे बाल वाले होते अगर ऐसा होता तो। और बालों की बात हुई थी, ये लोग जैसे बहुत सारे एक्टर्स को हम लोग देखते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग में तो हेल्प करते ही है हेयर्स, तो किसी के बाल बहुत हल्के होते हैं और एकदम से शूट पे या और ऑन कैमरा देखते हैं तो बहुत डेंस दिखते हैं, तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट लगाते हैं वो कि हेयर का वो पैच ही ख़त्म हो जाता है और बहुत बहुत मतलब थिक लगने लगते हैं, थिक लगने लगता है वो। इसमें देखो अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में स्टाइलिंग के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स अलग से यूज़ करे जाते हैं। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा हमें कैरेक्टर
जो भी एक्टर प्ले कर रहा है उसके कैरेक्टर के हिसाब से हमें वहाँ पे एक्सटेंशन भी लगाने पड़ते हैं कि उनके नेचुरल हेयर कई बार होते भी हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। जैसे कि अगर खिलजी की बात करें तो रणवीर सिंह के जो एक्सटेंशन लगाया गया था, या उड़ता पंजा में शाहिद कपूर के भी एक लॉन्ग हेयर वाला देखा होगा, वो उसके नेचुरल हेयर नहीं थे, उसमें भी हमने एक्सटेंशन यूज़ किया गया था उसमें भी। ओके। एक बात ये भी थी कि अब जैसे अब बात चल रही थी कि क्या प्रोडक्ट लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, किस टाइम लगाने चाहिए। आजकल एक बहुत नॉर्मल चीज़ चल रही है कि उसमें लिखा हुआ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कोई कंपनी है या कोई क्रीम की कंपनी है, कुछ भी है, तो उसके पीछे लिखा होता है कि रात में आप लगा के सो सकते हैं। तो क्या ये रात में जो लगा के सोने वाला ये चीज़ है, हाँ, ठीक है? इससे ये नाइट क्रीम इसको बेच रहे हैं नाइट क्रीम के नाम से, और आपके डार्क सर्कल्स भी ठीक हो जाएंगे, या बस रात में लगा के सो जाओ, डेड स्किन है वो हट जाएगी बहुत। देखो, जो भी अगर किसी एक्सपर्ट की बनाई हुई है, जो भी डर्मोलॉजिस्ट की क्रीम बनाई हुई है, वो तो आप लगा सकते हो अगर किसी ने प्रेस्क्राइब करी है आपको तब। अदरवाइज़ आप कोई भी लोकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें, जो कि आजकल ट्रेंडिंग, कुछ टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, कई बार हार्म भी करते हैं लोगों को। लोग कहते हैं कि किसी को तो सूट कर रहा है, किसी को नहीं सूट करता। तो जो भी प्रोडक्ट है वो ये देखें आपकी किस कंपनी ने बनाया है या किस डर्मोलॉजिस्ट का है। अगर किसी भी डर्मोलॉजिस्ट कंपनी का वो प्रोडक्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना यूज़ करें। अरे इसी एक कलर से रिलेटेड एक और सवाल है कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं कलर? बिल्कुल कर सकती हैं, बट उसमें आपकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि 12 वीक्स तक जो है आपको 3 मंथ्स तक कलर यूज़ नहीं करना है। और कलर अगर इन केस वो लेडी कराना भी चाहती है, प्रेगनेंस है और 3 मंथ्स उसके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो जो भी हेयर ड्रेसर है, ये हेयर ड्रेसर के लिए भी है कि उसे हमेशा वेंटिलेटेड एरिया में उसको हेयर कलर करे और बाकी लोगों से उसको दूर रखें, और जहाँ पे और केमिकल्स यूज़ ना हो रहे हैं। तो इसमें जो भी हेयर ड्रेसर है वो उसके लिए सेफ्टी ज़रूर प्रोवाइड कराए, जो भी उसका क्लाइंट है। तो एक उसके लिए सेपरेट जोन होना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा ऐसे ओपन स्पेस में करे, केमिकल्स जहाँ आसपास कम यूज़ हो रहे हो, बाकी और केमिकल यूज़ ना होते हों। और घर पे कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल गार्नियर निकालता है 39 या 49 के वो छोटे छोटे एक 1 टाइम यूज़ वाले पैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, तो क्या वो ठीक है घर पे कलर लगा? तो घर में लगा लो, 30 मिनट के लिए छोड़ दो, 40 मिनट के लिए छोड़ दो। जितने भी फास्टर कलर होते हैं ना, जितने भी फास्टर कलर होते हैं, ये इसमें पीपीडी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, या ये मेटल बेस्ड कलर होते हैं। पीपीडी का काम होता है पीपीटी कलर, पीपीटी क्या? पीपीडी से ही कलर मिक्स होके बनता है। हाँ, मतलब कोई भी जो कलर बनता है नेचर से, नेचर के 3 ही कलर हैं, तो बाकी जो कलर बनते हैं वो पीपीटी के थ्रू बनते हैं। जब तक पीपीटी नहीं होगा तो कोई भी नया कलर क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी हम कलर क्रिएट करते हैं वो पीपीटी के थ्रू करते हैं, और कलर की लास्टिंग को बढ़ाने के लिए उसमें पीपीटी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे बालों को हार्म करता है। आपने देखा कोई शैम्पू, आजकल मार्केट में एक शैम्पू ऐसा आ गया है जिसकी शैम्पू की वजह से आप कलर कर सकते हो, सिर्फ आपने 2 मिनट तक उसको लगाया और उससे आपका कलर आ गया। आपने वॉश करा और बाल कलर हो गए। हाँ, बाल कलर हो गए, जो कि आपके स्किन के लिए कई बार लोगों को स्किन डिजीज़ हो रही है उसके वजह से। या अभी मेरा एक क्लाइंट था तो उसको स्किन पे यूज़ कर रहा था अपने बियर्ड पे, फास्ट कलर कहीं से लेकर आए थे, वो एक फास्ट कलर था, सिर्फ उसको सिर्फ ऐसे रफ करना था और वो कलर आ जाता था। तो उसके 15 डेज़ बाद जब वो मेरे पास आया तो बोला हल्का सा रैश हो रहे हैं, फिर उसके 15 डेज़ बाद और आ रहा है। मैंने कि शायद नॉर्मल स्वेटिंग वगैरह से हो रहे होंगे, मैंने उसने मुझे बताया नहीं कि वो कलर यूज़ कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि कौन सा कलर आप बियर्ड पे यूज़ कर रहे हो, तो बोला मैं एक फास्ट कलर लेकर आया हूँ, लगाओ उसको वॉश कर दो, तुरंत उसका कलर आ जाता है। देखा उस तो स्किन के रैश हो गए थे उसके सारे। अरे जैसे कोई बंदा है अगर उसे कलर नहीं करवाना है, जैसे मैं अपने लिए कहूँ, हम कोई कलर नहीं करवाना है और कभी शूट है, थोड़ा सा टचअप करना है, तो उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आज की डेट में लॉरियल या शॉशकॉफ का एक ब्रांड है तो जो कि स्प्रे कलर बनाता है। अगर आप स्कैल्प पे वैसे यूज़ कर उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर आप स्कैल्प पे नहीं चाहते हैं कि प्रोडक्ट है, तो बहुत सारी सी डस्ट हैं जो कि आपके ग्रेन को कवर कर देंगे, मतलब आई शेडो की तरीके से वो पाउडर्स होते हैं। ओके। तो आप सीधे उसे हेयर पे लगा सकते हैं, तो वो आपके कम हार्म करेंगे, मतलब हार्म नहीं करेंगे। कितना लास्ट करता है ये कलर? ये तो देखो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हो गए आपके। ओके। हाँ, जो भी स्प्रे फॉर्म में होंगे या आपके पाउडर फॉर्म में जो कलर्स होंगे वो टेम्परेरी कलर्स होते हैं। हाँ, इनको आप सीधे रेंज कर दोगे तो ये चले जाएंगे सारे कलर्स। अच्छा इमरान भाई, मेरे ना अगर जैसे मेरा भी और बाकी लोग का भी है कि किसी की ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? सबसे पहले तो जो नेचुरल ऑयल है उसको हम पहले तो नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लें, और बाकी अगर आप चाहते हो कि हमेशा आपके ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होता है, जैसे कि स्कैल्प में भी होता है, कुछ लोगों को फेस पे होता है, या कुछ लोगों के एक एरिया होते हैं, टी जोन होता है, किसी का नोज़ ऑयली होती है या फॉरहेड ऑयली होता है, या किसी का टी जोन होता है, तो इसके लिए प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ऑयल रिड्यूस एक क्रीम आती है जो कि अलग अलग डर्मोलॉजिस्ट हैं उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि O3 भी बनाता है, एक ब्रांड है O3, शेरल्स बनाता है, तो आप वो भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और अगर स्कैल्प आपका ऑयली है
कई सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं जो आज ही वॉश किया शाम तक ऑयल आ गया, या मेल भी होते हैं, तो उसके लिए ऑयल कंट्रोल शैम्पूज होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। नहीं, बट कोई नेचुरल रेमेडी नहीं है? जैसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई बाहर से आ रहा है, डस्ट से आ रहा है, तो कोई नेचुरल चीज़ कि हाँ आप अच्छे से वॉश कर लो बस, मतलब उसके लिए सबसे अच्छा देखो मिनरल वाटर, अगर वो नॉर्मल वाटर भी यूज़ करता है ना तो उससे अच्छी कोई चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप मसाज जितना करोगे ना वाटर के साथ छट्टे मार के, मतलब घर पे, तो वो स्किन को हमेशा देखो बहुत ज़्यादा इसको चमकाने की ज़रूरत नहीं होती है, स्किन हमारी अंदर से चमकती रहती है, और इसको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल वही। और मतलब एक ये देखा है, ये एक्सपीरियंस चीज़ें हैं कि जैसे आप कभी हेयर कलर कराने जाओ तो जो भी हेयर ड्रेसर या किसी भी सैलून में होता है, तो वो अलग से ना एक उनका उनकी एक टेबल या कहो कि एक वो रोलिंग सेटअप होता है पूरा, जिसके पीछे वो ना हल्के से अपना वो क्या उसने मिलाया, कौन सा कलर मिलाया, कितना कंडीशनर मिलाया, और वो मतलब वो बंदा खुफिया तरीके से ना क्लाइंट को भी देखता रहता है, ऐसे देख भी रहा है, मिला भी रहा है, इस तरह देख भी रहा है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब वो सामने मिक्स करेगा तो कलर कम चढ़ेगा बालों पे या वो पता लग जाएगा क्या है? नहीं, वो इसलिए होता है, देखो एक तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो कलर को हमेशा आपसे दूर रखते हैं, दूसरा आपके कपड़ों पे ना गिरे, इसलिए भी होता है। कई बार कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें से कई सारी जो गैसेस होती हैं वो निकलती हैं, कि जैसे कि आप अमोनिया की बात कर रहे थे, तो अमोनिया मिक्स करते टाइम पे जो है स्मेल आती है, आप पैकेट खोलते हो तो पे जो कलर एकदम हम खोलते हैं ना तो कुछ गैसेस निकलती हैं उसमें से, तो कई बार जो बच्चे होते हैं या क्लाइंट होता है वो उस चीज़ को ना, हम चाहते हैं कि वो एक हाइजीन पर्पज से भी और हेल्थ पर्पज से भी, वो हमेशा जो भी हेयर ड्रेसर्स होगा वो इसलिए उसको साइड में ही हम मान लेते हैं, अपनी बताना चाहते हैं, हम मान लेते हैं, नहीं बताना चाहते, बट वो जो भी करते हैं उससे थोड़ा एक अच्छा तो लगता है, वो रहस्यमय चीज़ें हैं। कोई भी कलर आप यूज़ करो, जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको आपका क्लाइंट को पता होना चाहिए आप क्या कलर यूज़ कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो, और हमेशा मेजरमेंट के साथ आप कलर को वो शंका रह जाती है ना, किसी ने पूछा कि हाँ भैया लॉरियल है, ठीक है, अब लॉरियल ने बोल तो दिया, पीछे कौन सा मिला रहा है, वो लॉरियल तो पता नहीं है, मिला रहा है या शॉस्कॉफ मिला रहा है, तो वो एक नहीं, जो भी अगर आप किसी प्रोफेशनल में जाएंगे तो वो हमेशा आपके टेबल पे रख के ही आपको कलर दिखाएगा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, और पहले आपको बोलेगा कि हम इस ब्रांड के साथ आपको कर रहे हैं, अगर एक्सपर्ट के पास आप। अच्छा, बालों से रिलेटेड ये भी था कि हेयर वॉश करने के बाद ड्रायर ज़रूरी है क्या? क्योंकि सैलून में तो वो ड्राई करते हैं क्योंकि उन्हें हेयर कट करना होता है या पूरा स्टाइलिंग करनी होती है, बट घर पे कैसे मैनेज करें? और कई बार ऐसा भी हो ना कि जैसे अब खासकर टीनेजर्स का सवाल ये रहता है कि वो डेली ही हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, डेली कहीं बाहर जा रहे हैं, सुबह उठ के नहा रहे हैं, उसके बाद यूज़ मतलब कभी बार ऐसे फील होने लगता है कि यार मैं ज़्यादा तैयार हो नहीं रहा हूँ या ये लोग ज़्यादा तैयार हो रहे हैं मतलब ये वाला ड्रायर तो रेगुलर बेसिस पे लोग यूज़ कर रहे हैं। देखो ड्रायर रेगुलर यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी आप एक तो कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हीट वाला तो नहीं है, उसको हमेशा मीडियम हीट पे आप यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी डिस्टेंस बहुत मैटर करती है कि आप उसमें एयर फ्लो ज़रूर होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी हम ड्रायर यूज़ करें तो डायरेक्ट हीट बालों पे नहीं लगना चाहिए, ना कि रूट्स पे भी ना लगे, तो एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है हेयर और ड्रायर के बीच में। तो मतलब कहा जाए सीधी सी बातों में कि हमारे साथ दिक्कत नहीं, बस हम गरीब हैं, हम ब्रांड यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं। आपको प्रोडक्ट्स अभी देंगे इमरान भाई, पॉडकास्ट के बाद आप यूज़ करिएगा और लगाइएगा। शूट्स पे या कहीं भी लोग रेडी होते हैं तो हेयर स्प्रे बहुत यूज़ करते हैं कि बाल सेट हो गए, तो उसको ओवरनाइट रख सकते हैं कि जैसे नहीं तो या काम ख़त्म हो गया उसको जाके वॉश करें, तो वो हार्मफुल होता है क्या? देखो स्टाइलिंग आप किस लिए करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हो, कोई भी स्टाइल तो ऐसा नहीं सोने के लिए स्टाइलिंग हो गई, तो हमेशा अपने बालों को, क्योंकि हमारे जो रूट्स होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, तो रूट्स भी हमारी उसी तरीके से ऑक्सीजन लेती है जैसे कि बाकी हमारी बॉडी पार्ट लेते हैं ऑक्सीजन। तो स्कैल्प को हमेशा क्लीन करके सोना चाहिए और आपके हेयर्स को भी, ताकि वो फ्री रहें एकदम। नहीं, वो कभी कभार थोड़ा सा लालच आ जाता है कि इतनी बढ़िया स्टाइलिंग हुई होती है, मन करता है अच्छा ओके ऐसा रहने देते हैं, ऐसा हटाएंगे नहीं, तो इसलिए बस। अच्छा, बहुत ही कमाल का तो हुआ पॉडकास्ट, आपसे बात भी बहुत अच्छी हुई, और बस एक चीज़ जो मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंटली जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इस प्रोफेशन में अपना कदम रखना चाहता है या उसमें शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए क्या टिप्स रहेंगे और वो कहाँ से शुरू कर सकता है? सबसे पहले तो देखो हर फील्ड में आगे जाने के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा बड़ा रोल करता है,
तो सबसे पहले एक अच्छा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और किस फील्ड में आप जा रहे हो उसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को भी नॉलेज चाहिए तो वो मेरे पास आ सकता है, और उसको किस तरीके का मतलब जो भी चीज़ें उसमें जाना चाहता है, वो फैशन की लाइन में जाना चाहता है या बॉलीवुड में भी अगर काम करना चाहता है, मूवीज़ के लिए काम करना चाहता है, सॉन्ग्स के लिए काम करना चाहता है, इसमें कई सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो वो किस तरीके का हेयर ड्रेसर बनना चाहता है या नॉर्मल हेयर ड्रेसर बनना चाहता है, तो इसमें अलग अलग मेरा भी खुद का भी स्कूल है, तो वो वहाँ पर भी आ सकता है। और उसे कुछ और करना है इसी फील्ड के अंदर, तो उसके लिए भी कई सारे स्कूल्स हैं, तो वो मुझसे मिल सकता है। इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है क्या? मतलब जैसे बहुत सारी फील्ड में होता है ना कि 12th के बाद इंजीनियर बन रहे हैं तो उसके लिए बीटेक मैंडेटरी होता है, इसकी कोई ग्रेजुएशन? बिल्कुल, अगर मतलब इस कोर्स का ग्रेजुएशन है या इस मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, इस कोर्स का ग्रेजुएशन पूरा प्रोसेस है? सर्टेन डिग्री कोर्सेज जो हैं बहुत कम हैं, बाकी डिप्लोमा कोर्सेज इसमें ज़्यादा हैं, बट कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि आपको इसमें डिग्री कोर्सेज कराते हैं। इसमें लंदन बेस्ड एक सैलून है जो कि विडाल ससून करके एक एकेडमी है, जो वर्ल्ड क्लास नंबर 1, जिनको फादर ऑफ हेयर ड्रेसिंग कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास एकेडमी है जो कि आपको डिग्री कोर्सेज कराती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में मज़ा तो आया क्योंकि इमरान भाई ने इतना डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, और मुझे लगता है किसी को भी अगर इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो इमरान भाई से मिले, और वो एक मेंटोर की तरह उस बच्चे को आगे बताएगा कहाँ पे ये जा सकते हैं, कैसे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल इन ऑल इस पॉडकास्ट में मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारे मिथ टूटे। तो पर मैं यही कहूँगा कि दही आप लगा सकते हो फिर भी, क्योंकि सारे स्टाइलिस्ट या बड़े बड़े लोग इसे कहते नहीं, बट ये माँ का नुस्खा है तो इसलिए दही लगाएं और सरसों का तेल भी लगाएं, और बाकी कोकोनट ऑयल लगाएं, और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पानी पीते रहें। सो थैंक यू सो मच इमरान भाई, इतनी ज़्यादा नॉलेज को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइज प्लीज़ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पॉडकास्ट हिंद स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।